उनको पता था कि बड़े भैया उनके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, तो उन्होंने हर वक्त इसका नाजायज फायदा उठाया। और इस नाजायज फायदे का ही नतीजा है कि आप हर वक्त उनके मुंह से यह जरूर सुनते होंगे कि जो भी बड़े भैया की संपत्ति हो उसमें तो चिराग पासवान जी का हिस्सा है, लेकिन बाकी में नहीं है। तो बाकी संपत्ति आपने बना कैसे ली, इसके आशीर्वाद से बनाया? पशुपति कुमार पारिस जी की नीयत उनके बयानों से अभी अररिया में खुल गई थी, जब उन्होंने ये कहा कि हम तो पिछले 10 साल से चाहते थे कि संपत्ति का बंटवारा। कुछ आरोप लगाए गए उनकी माता जी पर और उनकी चाची पर, मतलब मेरी चाची सास लगी दोनों, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि वो लोग सरकारी नौकरी में टीचर के तौर पर रहते हुए भी वो लोग पढ़ाने नहीं जाते थे, अपने घर मंगा करके अटेंडेंस लगाया करते थे, साइन कर दिया करते थे और सैलरी ले लिया करते थे। सवाल की बात है कि ये गांव के लोगों ने आरोप लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की तरफ से एक जांच हो, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जब वो सत्ता में होते हैं तो प्रिंस राज होते हैं, और जब सत्ता से बाहर है तो प्रिंस राज पासवान होते हैं। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जिस तरीके से चिराग पासवान के परिवार का विवाद अब राजनीतिक विवादों में बदल चुका है, आपको बता दें, जहां एक तरफ पशुपति पारस इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ये इल्ज़ामों का दौर जो है वो चलता ही जा रहा है। और आज इसी को लेके जमुई के सांसद और खगड़िया के सांसद यानी कि राजेश वर्मा और अरुण भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है, और इसमें पशुपति पारस को चेता दिया है, और साथ में प्रिंस राज को भी। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। रामविलास पासवान जी के उस वक्तव्य को मैं याद दिलाना चाहूंगा जब उन्होंने कहा था कि मैं कैसा भाई होऊंगा कि मैं महल में रहूं और मेरे दोनों भाई गांव में गरीब पड़े रहे, वो झोपड़ी में रहे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने भाइयों को जो स्कूल में पढ़ाते थे, मास्टर के टीचर थे, वहां पढ़ाते थे, उनको एमपी, उनको एमएलए, यहाँ बिहार सरकार में मंत्री, एमपी और केंद्र में उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। उसके बावजूद ये भाई जो हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि बड़े भैया उनके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, तो उन्होंने हर वक्त इसका नाजायज फायदा उठाया। और इस नाजायज फायदे का ही नतीजा है कि आप हर वक्त उनके मुंह से यह जरूर सुनते होंगे कि जो भी बड़े भैया की संपत्ति हो उसमें तो चिराग पासवान जी का हिस्सा है, लेकिन बाकी में नहीं है। तो बाकी संपत्ति आपने बना कैसे ली, इसके आशीर्वाद से बनाया? कहां बनाया, कितनी बेनामी है, आपको इसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा, आपको इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। जब बंटवारा होगा तो पूरा व्यापक होगा, और आपको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जिस रामविलास पासवान जी की आपने उनके जो नाजायज फायदे लिए थे उससे संपत्ति बनाई थी, उसका भी ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। आज के दिन में जब भी संपत्ति की विवाद पे आती है तो सिर्फ वो ये कहते हैं कि रामविलास पासवान जी की संपत्ति थी, जो विरासत थी, उसी में चिराग पासवान जी का हिस्सा होगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि इनकी नीयत, पशुपति कुमार पारिस जी की नीयत उनके बयानों से अभी अररिया में खुल गई थी, जब उन्होंने ये कहा कि हम तो पिछले 10 साल से चाहते थे कि संपत्ति का बंटवारा। इस बयान के क्या मायने साथियों? इस बयान के ये मायने हैं कि उनकी नीयत बड़े भैया की कुर्सी पर आज नहीं, बहुत पहले से थी। वो बहुत पहले ही चाहते थे कि इस राजनीतिक विरासत का और संपत्ति का बंटवारा आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी जिस वक्त केंद्र में केंद्रीय मंत्री थे, उनकी नजर उस कुर्सी पे थी उसी वक्त से? क्या इसी को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने ये इंतजार किया कि कब रामविलास पासवान जी इस दुनिया से जाएंगे और मैं अपनी साजिश को, इस षड्यंत्र को मैं क्रियान्वित करूंगा? साथियों, इस बात को लेकर के हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि जब चिराग पासवान जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग काम किए, अलग अलग कृत्य किए,
उस वक्त क्योंकि उनको उनकी नजर उस कुर्सी पे थी, उन्होंने ही उसके इस बात पे उसकी डिफिकल्टीज, उनके सामने कठिनाइयां पैदा करनी शुरू की, और जिस कारण से चिराग पासवान जी पार्टी का वो विस्तार नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, वो पार्टी को वो मकाम नहीं दे पाए जो वो देना चाहते थे, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जी की नजर उसी वक्त रामविलास पासवान जी की कुर्सी, उनकी पॉलिटिकल विरासत पर पड़ गई थी। और पड़ी ही नहीं थी, आप ये बताइए कि अभी उन्होंने, जिनको वो अपना भगवान कहते हैं, जिनकी वो फोटो लगाते हैं, उनके बारे में बात करके नहीं थकते, उनकी जीवन में लिए गए कुछ फैसलों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या ये जायज है? क्या ये जायज है? क्योंकि वो व्यक्ति उन सवालों का जवाब देने के लिए आज यहाँ उपस्थित नहीं है, और उनके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो सवाल पूछे हैं, उन सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, चिराग पासवान जी नहीं दे सकते हैं। उन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान जी ही दे सकते हैं। अभी उन्होंने जब चिराग जी की मां को उस सभा में, अपनी महफिल में जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने रीना शर्मा कह करके बुलाया। साथियों, एक समय था जब उनके पैरों को हाथ लगाते ये नहीं थकते थे, जब रामविलास पासवान जी जीवित थे, और आज सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक मंशा के लिए, उनकी पॉलिटिकल विरासत के लिए उनको ब्राह्मण कहने का ये दुष्कर्म कर रहे हैं। उनको भी पता है कि वो ब्राह्मण समाज से नहीं आती है। एक बड़ी बात मैं आज ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने सिर्फ चिराग पासवान जी पे वोट की ही राजनीति की करने का ही आरोप नहीं लगाया। मैं आज आगे बढ़कर के ये करना चाहूंगा कि वोट की राजनीति चिराग पासवान नहीं बल्कि प्रिंस पासवान कर रहे हैं, और इसका मैं आपको सबूत के साथ बात करूंगा। मैं जब तक वो सांसद थे, उनके एफिडेविट में जब वो चुनाव लड़े थे, अभी चुनाव हारने के बाद जब वो पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तब तक वो प्रिंस राज थे। उनको पासवान सरनेम लगाने में शर्म आती थी। वो पासवान समाज से आते हैं, वो पासवान परिवार से आते हैं, लेकिन पासवान सरनेम लगाने में उनको शर्म आती थी। और जब उनको पता चला कि यहाँ पर वोट ही मिलना है मुझे पासवान के नाम पे, तो नवंबर 2024 में उन्होंने अपना नाम बदल करके प्रिंस राज पासवान कर लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। अभी उनके जो सारे डॉक्यूमेंट है, जो आधिकारिक उनके ये सर्टिफिकेट्स हैं, उस पर कहीं भी वो प्रिंस राज पासवान नहीं है, सिर्फ प्रिंस राज है। यानी कि वोट की राजनीति करने के लिए उन्होंने अपना नाम सोशल मीडिया पर तो प्रिंस राज कर लिया है, लेकिन अभी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाम के तौर पर वो आज भी प्रिंस राज हैं। आप साथियों ये बताएं कि जब वो सत्ता में होते हैं तो प्रिंस राज होते हैं, और जब सत्ता से बाहर है तो प्रिंस राज पासवान होते हैं। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये मौका परस्ती नहीं है? साथियों, जब ऐसी विचारधारा, जब सामने वो आप आरोप लगा रहे होते हैं, तो आपको भी अपनी तरफ ये देखना होता है। चिराग पासवान जी आज अपने समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए, जो वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, मैं ये कहूंगा साथियों कि उसमें उनको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता जानती है, जनता उनका सम्मान करती है। और ये जो पूरा विवाद हुआ है, मैं आपको आज खुल करके बताना चाहूंगा कि ये पारिवारिक विवाद नहीं है, ये एक राजनीतिक विवाद है, और आपको इसको समझने की जरूरत है। याद कीजिए, जब पहला वक्तव्य मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि संपत्ति का बंटवारा 10 साल पहले होना चाहिए था, तब उन्होंने उसी वक्त अपनी नजर रामविलास पासवान जी की राजनीतिक विरासत पे गड़ा दी थी। उन्होंने एक टाइम पे, चाहे पार्टी हो, चाहे सांसद हो, मंत्रालय हो और घर हो, हर उस विरासत से, रामविलास पासवान जी के विरासत से चिराग पासवान जी को अलग कर दिया था। लेकिन चिराग पासवान जी ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से और बिहार की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने उसको वापस पा लिया। चाहे वो पार्टी के सांसद हो, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो पार्टी का कार्यालय हो, चाहे उनका रहने का बंगलो हो, लेकिन इन सभी में जो एक विरासत आज के दिन
भी जो उनको नहीं मिली थी और जिसपे पशुपति कुमार पारस की नजर है, वहां अलौली की विधानसभा सीट जहां से रामविलास पासवान जी पहली बार चुनाव लड़े थे और अपने इसी कसब को पूरा करने के लिए वो अलौली की सीट की विरासत जो रामविलास पासवान जी की है उसके लिए वो लगातार इस तरह के सारे घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि चिराग पासवान जी को स्थिर राजद के बड़े नेता तेजस्वी जी और जितने लोग हैं वो कहीं नहीं देखना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी इस मामले में स्थिर हो और स्थिर रह करके बिहार की राजनीति में अपने लिए अपने एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार कर सके और उनको किसी तरह से डिस्टेबलाइज करने के लिए इस सारी पारिवारिक मुद्दे को उन्होंने खड़ा किया ताकि राजनीतिक तौर पे वो चिराग पासवान जी को बर्बाद कर सके, डिस्टेबलाइज कर सके और रामविलास पासवान जी की जो आखिरी विरासत की सीट है अलौली की, उस पर वो कब्जा कर सके। और ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजद के नेताओं पर उन्होंने किया है। कुछ आरोप लगाए गए उनकी माताजी पर और उनकी चाची पर, मतलब मेरी चाची सास लगी दोनों, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि वो लोग सरकारी नौकरी में टीचर के तौर पर रहते हुए भी वो लोग पढ़ाने नहीं जाते थे, अपने घर मंगा करके अटेंडेंस लगाया करते थे, साइन कर दिया करते थे और सैलरी ले लिया करते थे। कमाल की बात है कि ये गांव के लोगों ने आरोप लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए और मैं तो चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की तरफ से एक जांच हो, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और सरकार को इससे कोई अगर क्षतिपूर्ति हुई है तो इस बारे में जरूर इसकी भरपाई होनी चाहिए। और जहां तक बात रही, उन्होंने ये कहा कि बड़ी मां को लेकर के उनका भी वक्तव्य था, तो देखिए कहीं भी अगर कोई भी विक्टिम होता है, इस केस में बड़ी मां जो थी, तो इनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है कि उनके खिलाफ में अगर कोई अन्याय होता है तो वो पुलिस में जाकर के एफआईआर करा सकते हैं। ये एफआईआर चिराग पासवान जी ने नहीं कराए हुए हैं, ये बड़ी मां ने कराए हुए हैं। कमाल की बात तो ये है कि जब चिराग जी की मां पर आती है तो प्रिंस पासवान जी रीना शर्मा कहते वक्त नहीं थकते, लेकिन जब अपनी मां पे आती है तो अपनी मां का दर्द महसूस होता है और चिराग जी की मां का दर्द महसूस नहीं होता, उनको किसी और की मां का दर्द महसूस नहीं होता, जो कि उनको भी सोचना चाहिए कि दर्द दूसरे का हो या अपना हो, एक समान होता है और एक राजनेता को इस बारे में खास करके संवेदनशील होना चाहिए। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि सारी चीज़ों की जांच होगी। 10 साल पहले से ही नज़र थी सारी संपत्ति पे, रामविलास पासवान की संपत्ति पे। अब देखना होगा कि ये विवाद और कौन सा नया मोड़ लेता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।